जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, झारखंड में इस समय जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वह बाहरी भीतरी का चल रहा है। यानी कहा जा रहा है कि जिनका नाम खतियान में दर्ज है उन्हीं को स्थानीय माना जाए और झारखंड में ग्रुप सी और ग्रुप डी यानी तीसरे और चौथे दर्जे की नौकरियां करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जिनके पास खतियान है। इसलिए यह मांग हो रही है कि झारखंड में जो भी स्थानीय नीति बने उसे नियोजन से जोड़ा जाए ताकि सरकारी नौकरियों का आधार खतियान पर आधारित स्थानीयता हो। पहली नजर में देखें तो इस मांग में कोई खराबी नजर नहीं आती कि झारखंडियों को ही झारखंड में सरकारी नौकरियों का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि झारखंड राज्य बिहार से अलग होकर बना है और दक्षिण बिहार के मौजूदा हिस्से जो अब झारखंड के नाम से जाना जाता है, इसमें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्से भी हैं जो आजादी के काफी बाद बिहार में शामिल हुए और अब झारखंड में है। ऐसे करीब 16 जिले हैं जिनमें 1932 के बाद सर्वे हुआ है या फिर कहीं कहीं तो बहुत बाद में हुआ है। और इनमें कोल्हान के जिले भी हैं और संथाल परगना के जिले भी हैं। उत्तरी छोटा नागपुर के कई इलाके ऐसे हैं कि लोगों की आधी जमीन बिहार में है और आधी झारखंड में है। और दूसरी बात, यहाँ की एक बड़ी आबादी वैसे लोगों की भी है जिनका पैतृक ठिकाना यानी नेटिव प्लेस बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, देश के अलग अलग राज्यों में है, लेकिन वे लंबे समय से यहीं आकर बसे हैं। झारखंड में इस हिसाब से देखें तो गैर खतियानी लोगों की तादाद भी अच्छी खासी है और इसलिए राजनीति में भी इन लोगों की काफी संख्या है, क्योंकि कई सीटों पर बाहरी कहे जाने वाले लोग चुनाव के परिणाम को प्रभावित भी करते हैं, खास तौर पर शहरी सीटों पर। लेकिन जब से सरकारी नौकरियों में छात्रों का आंदोलन इस मुद्दे को लेकर शुरू हुआ, तब से ही 1932 का खतियान और बाहरी भीतरी का मुद्दा एक बड़ा इशू बना हुआ है। इसी आंदोलन से जयराम महतो का आंदोलन शुरू हुआ भाषा को लेकर और उसे व्यापक जन समर्थन मिला और आज की तारीख में वे एक बड़े लोकप्रिय, बड़े चहेते और बड़े राजनीतिक नेता के रूप में उभर रहे हैं। और अब जबकि जयराम महतो ने एक राजनीतिक पार्टी बना ली है, उन्होंने लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो बाकी दल एक ही सुर में नजर आ रहे हैं। यानी झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद 1932 का खतियान लागू करने की बात कह रहे हैं। इसका विधेयक भी उन्होंने बनाकर विधानसभा से पास कराकर राज्यपाल को भेजा था, जो राजभवन से आपत्तियों के साथ लौट आया था। अब फिर से यह खबर आ रही है कि सरकार उस विधेयक को उसी रूप में विधानसभा में रखेगी और इसे दोबारा पास कराकर राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। जब स्थानीयता का विधेयक राजभवन से लौटा तो मुद्दे की तलाश में भटक रही भाजपा ने इसे तत्काल लपक लिया और अब यह बीजेपी का भी एक प्रमुख मुद्दा है। विधानसभा के चालू सत्र में भी, जो अभी चल रहा है मॉनसून सत्र, और विधानसभा के पिछले शीत सत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बाकायदा 60-40 नहीं चलता लिखा टी शर्ट पहनकर पुरजोर तरीके से मांग उठाई कि विधि सम्मत नियोजन नीति को लागू किया जाए। यानी बीजेपी सीधे सीधे 1932 को समर्थन नहीं दे रही है, लेकिन वह इसका विरोध भी नहीं कर रही है। और अब तो भाजपा के नेता पिछले दरवाजे से यह क्रेडिट लेने में, यह श्रेय लेने में भी जुट गए हैं कि बाबूलाल मरांडी ने ही मुख्यमंत्री रहते नौकरियों में बिहार की तर्ज पर 1932 के खतियान को अनिवार्य किया था। यानी भाजपा भी कहीं ना कहीं यह संदेश देती दिखाई दे रही है कि वह भी 1932 के मुद्दे के साथ खड़ी है। इसके अलावा आजसू पार्टी समेत झारखंड में जितनी भी पार्टियां हैं, सब में 1932 के खतियान का समर्थक होने की होड़ लगी है। मगर क्या यह होड़ सिर्फ इसलिए है कि हमारे नेता, हमारी पार्टियां यह चाहते हैं कि झारखंडियों को उनका हक और अधिकार मिले, वे वाकई में तरक्की करें? क्या वाकई हमारे नेता, हमारी पार्टियां ऐसा चाहती हैं? तो दोस्तों, आपको एक उदाहरण देता हूं।
मेरे ही इस YouTube चैनल पर जनमन की बात पर कई सारी प्रतिक्रियाएं आती हैं वीडियोस पर, जिनमें कहा जाता है कि झारखंड झारखंडियों का है, यहाँ नौकरी भी झारखंडियों को मिलनी चाहिए, बाहरी लोगों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वह यहाँ लंबे समय से ही क्यों न रह रहे हों। ये लोग अपने तक ही सीमित नहीं है, वे सिर्फ अपनी नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, ये लोग हर उस झारखंडी की बात कर रहे हैं जिसके पास खतियान है और यहाँ के लोगों के मन में अपने लोगों को हक दिलाने की सोच को समझा जा सकता है कि मैं झारखंडी हूँ, आप झारखंडी हैं, तो हमारे लोगों को ही उसका हक मिलना चाहिए, बाहरी लोगों को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा नेता जिसकी पृष्ठभूमि झारखंडी नहीं हो, गैर खतियानी हो, तो उसकी सहानुभूति स्वाभाविक रूप से किसके प्रति होनी चाहिए? अगर हम आप झारखंडी हैं तो हमारी सहानुभूति अपने झारखंडी भाइयों बहनों माताओं के प्रति होगी, और अगर मेरा या आपका नेटिव बिहार या यूपी या देश के किसी अन्य राज्य का है तो स्वाभाविक रूप से हमारी सहानुभूति पहले अपने लोगों के प्रति होगी। यह स्वाभाविक मानवीय गुण है, और यही कारण है कि जब यहाँ के लोगों को बाहर तंग किया जाता है तो हम लोग सब एक साथ चिल्लाते हैं कि गलत हो रहा है। तो मेरा सवाल यह है कि झारखंड में दर्जनों ऐसे नेता हैं जिनका सीधा संबंध बिहार, यूपी या देश के किसी दूसरे राज्य से है, और वे लोग भी 1932 के खतियान के लिए जिस तरह से गला फाड़कर चिल्ला रहे हैं, तो उसे हम क्या समझें? क्या उन्हें वाकई झारखंडियों से प्रेम है? क्या वे वाकई चाहते हैं कि यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को उनका अधिकार मिले, नौकरियों में उन्हें पूरा हक मिले, या सिर्फ वोट पाने के लिए और अपनी राजनीति की दुकान चमकाने के लिए वे ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जिस आदमी के अंदर अपने लोगों के लिए, अपने समुदाय के लिए संवेदना नहीं होगी, सहानुभूति नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी, उससे दूसरों के लिए सहानुभूति की, करुणा की, दया की और ममत्व की आशा करना बेमानी है। कैसे करेंगे? जिस व्यक्ति को अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने समाज से और अपने राज्य के लोगों से प्रेम नहीं होगा, उसको झारखंड के आदिवासियों से और झारखंड के मूलवासियों से कैसे प्रेम होगा? इसको कैसे माना जा सकता है? दोस्तों, मुझे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा में हो या किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में हो, अगर ऐसे लोग जिनका संबंध झारखंड से नहीं है, किसी दूसरे राज्य से है, बिहार से हो, यूपी से हो, आंध्रा से, कर्नाटक से, कहीं से हो, बंगाल से, उड़ीसा से, और जिनके वोट का मुख्य आधार उनके राज्य के लोग हैं, खासकर बिहार और यूपी के, वे चंद वोटों के लालच में अगर 1932 या खतियान आधारित किसी स्थानीयता या नियोजन नीति का समर्थन कर रहे हैं, तो वे या तो एक्टिंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपको बरगला रहे हैं, या फिर वे स्वार्थी हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं, आत्म केंद्रित हैं, और उनका मकसद सिर्फ चुनाव जीतकर अपना विकास करना है, अपनी दुकान चलानी है। न वे अपने समुदाय, अपने समाज, अपने राज्य के लोगों के साथ हैं, न झारखंड के लोगों के साथ। वे बस अपना फायदा देखने वाले लोग हैं जो अपने लोगों के साथ खड़ा नहीं हो सकता दोस्तों, उनके हितों की रक्षा नहीं कर सकता। वे फिर झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों और पिछड़ों की आवाज कैसे बन सकता है? वोट बैंक की राजनीति के लिए, खुद सांसद, विधायक और मंत्री बन जाने के लिए, और पार्टियों को सत्ता में आने के लिए जनता को बेवकूफ बनाने का कोई हक नहीं बनता है दोस्तों। आइए मैं आपको बताता हूं कि झारखंड के किस राजनीतिक दल के पास फिलहाल कितने ऐसे विधायक और कितने ऐसे सांसद हैं जो या तो खतियानी झारखंडी नहीं हैं, और अगर खतियानी हैं भी तो उनके संबंध, रिश्तेदारियां, शादी विवाह आदि अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। और इन दलों के नीति निर्धारक जो नेता हैं और जो पदाधिकारी हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये बताते समय हो सकता है कि कुछ नाम छूट जाएं, लेकिन उससे मेरी बात का अर्थ नहीं बदल जाएगा, उसका मतलब नहीं बदल जाएगा। तो आइए पहले नामों पर चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत भाजपा के विधायकों से। अनंत ओझा बिहार से संबंध रखते हैं। रणधीर सिंह बिहार से संबंध रखते हैं या उनकी रिश्तेदारियां बिहार में हैं। मनीष जायसवाल का संबंध बिहार और यूपी से है।
विरंची नारायण का संबंध बिहार से है, नवादा से है और उनकी रिश्तेदारियां बिहार में हैं। राज सिन्हा बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं। सीपी सिंह पलामू के हैं, लेकिन उनकी रिश्तेदारियां, उनके संबंध बिहार यूपी में हैं। नवीन जायसवाल हैं, समरी लाल हैं जो राजस्थान से संबंध रखते हैं। आलोक चौरसिया हैं जिनके बिहार में संबंध रिश्तेदारियां हैं। रामचंद्र चंद्रवंशी पलामू के हैं, लेकिन बिहार से उनका नाता रिश्ता है। भानु प्रताप शाही राजघराने से संबंधित और देश भर के कई राजघरानों में उनकी रिश्तेदारियां हैं। तो बीजेपी के 25 विधायक हैं और इनमें करीब दर्जन भर विधायक ऐसे हैं जो या तो बाहरी हैं या जिनके संबंध पूरे अलग अलग राज्यों में और देश में। अब कांग्रेस को देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। दीपिका पांडे सिंह बिहार से, इनके ससुर बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उमाशंकर अकेला गया से आते हैं। कुमार जयमंगल गया से आते हैं। पूर्णिमा नीरज सिंह यूपी और बिहार का बैकग्राउंड है। तो ये कांग्रेस की बात हो गई, कांग्रेस के विधायकों की बात हो गई। अब जरा जेएमएम को देख लेते हैं, जिसकी पूरी की पूरी राजनीति ही 1932 पर टिकी है। इनकी कथनी करनी भी देखते हैं। पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर बिहार के वैशाली जिले के हैं। गिरिडीह के विधायक सुदीव्य कुमार का मूल स्थान बिहार का जमुई जिला बताया जाता है। इसके अलावा निर्दलीय विधायक सरयू राय बिहार के बक्सर से हैं और एनसीपी के कमलेश सिंह का संबंध पलामू के साथ साथ यूपी बिहार से भी है। हो सकता है कुछ और लोगों का संबंध बाहर से हो, किसी का पति, किसी की पत्नी या परिवार में किसी न किसी का शादी ब्याह या रिश्तेदारियां अलग अलग राज्यों में है, अगर वो यहाँ के खतियानी है तो भी। अब जरा सांसदों पर रुख करते हैं, उन पर नजर डालते हैं। सांसदों की बात करें तो लोकसभा के सांसद निशिकांत दुबे भागलपुर से हैं। पीएन सिंह बिहार के पटना से। रांची के सांसद संजय सेठ उत्तर प्रदेश के कानपुर के हैं। सुनील सिंह बिहार के हैं। वीडी राम बिहार के हैं। जयंत सिन्हा बिहार के हैं और सुनील सिंह, वीडी राम और जयंत सिन्हा सब एक ही जगह के हैं, भोजपुर के, और ये सभी बीजेपी के सांसद हैं। राज्यसभा सांसदों की बात करें तो जेएमएम की सांसद महुआ माझी झारखंडी नहीं है, बाहरी ही है। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू स्थानीय हैं, लेकिन इनकी रिश्तेदारियां ओडिशा में हैं और देश के कई जगहों पर हैं। साहू परिवार में बहुत सी शादियां झारखंड के बाहर हुई हैं और भाजपा के एक और सांसद आदित्य साहू स्थानीय है, लेकिन राज्यसभा के दूसरे सांसद दीपक प्रकाश का संबंध बिहार से है। अब आते हैं वैसे बाहरी लोगों पर जो राजनीतिक दलों को चलाते हैं, यानी पदाधिकारी हैं, बड़ी भूमिका में रहते हैं। शुरुआत झामुमो से ही करते हैं। जेएमएम 1932 के खतियान का होलसेलर है। सबसे ज्यादा 1932 की बात इसी पार्टी के नेता, विधायक और मंत्री करते हैं, लेकिन असलियत देखते हैं। जेएमएम का नाम दोस्तों अगर आप सुनते हैं तो आपके मन में एक छवि उभरती है गुरुजी की, और दूसरा फोटो आता है हेमंत सोरेन का। इसके अलावा आपके मन में किसके नाम आते हैं? मेरे मन में तो सीएम के राजनीतिक सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू का आता है नाम, आप्त सचिव सुनील श्रीवास्तव का, विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का, चैनलों पर दिखने वाले जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का, एक और महासचिव हैं विनोद पांडे उनका, और प्रवक्ता मनोज पांडे का नाम आता है। इनमें पंकज मिश्रा को छोड़ दे तो बाकी चारों जेएमएम की केंद्रीय समिति में भी हैं। खतियान के आधार पर इनके अलावा केंद्रीय समिति में प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह, महुआ माझी और पवन जेडिया भी हैं, और ये कोई भी झारखंडी खतियानधारी नहीं है, सब के सब बाहरी हैं। तो और ये लोग उस झारखंड मुक्ति मोर्चा के नीति निर्धारक हैं जो माझी, महतो और मोमिन की पार्टी है और जो 1932 के खतियान का सोल एजेंसी लेकर घूमती है। अब सत्ता में सहयोगी दल कांग्रेस को भी झांक लेते हैं, जिसके प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं, बिहार से आते हैं, शायद सीतामढ़ी जिले से आते हैं। उनकी कमेटी में 11 उपाध्यक्ष हैं। इनमें केएन झा, प्रदीप तुलसियान, अजय दुबे, भीम कुमार, ब्रजेंद्र सिंह, मणिशंकर और अनादि ब्रह्म के पास झारखंड का कोई भी खतियान है, इसमें मुझे संदेह है। भाजपा की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर दोबारा चुने गए रघुवर दास छत्तीसगढ़ से संबंध रखते हैं। न सिर्फ संबंध रखते हैं, उन्होंने अपने बच्चों की शादियां भी झारखंड में नहीं की हैं बल्कि छत्तीसगढ़ में की हैं। बाबूलाल मरांडी नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने अभी अपनी टीम नहीं बनाई है, लेकिन दीपक प्रकाश की टीम में खुद दीपक प्रकाश बिहार के थे। उपाध्यक्षों में सांसद सुनील सिंह, विनोद शर्मा, महामंत्रियों में प्रदीप वर्मा और प्रदेश मंत्री में सुबोध सिंह गुड्डू, नवीन जायसवाल, विवेक भवानी सिंह, रीता मिश्रा सहित
एक दो और लोग गैर खतियानी होंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। और इन पार्टियों में हर कोई आज 1932 के खतियान का समर्थक बना घूम रहा है, कोई 60-40 नए चौलतों का नारा लगा रहा है। ये लोग क्यों घूम रहे हैं और ये लोग क्यों नारा लगा रहे हैं? ऐसी कोई नीति जिससे इनके अपने लोगों को, इनके राज्य के लोगों को, इनके समर्थक वर्गों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसका समर्थन करने की इन्हें क्या जरूरत आ पड़ी है? यह आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे अब तक। इनमें से अकेले सरयू राय ही ऐसे नेता या विधायक हैं जिन्होंने 1932 के खतियान को स्थानीयता का आधार बनाने पर खुलकर अपनी बात रखी है। झारखंड में लंबे समय से रह रहे गैर खतियानधारी लोगों को बाहरी बताए जाने पर तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि काल्पनिक दुश्मन खड़ा करके हवा में लाठी चलाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो दुश्मन नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा कि जो काम संविधान के प्रावधानों के खिलाफ होगा वो कोर्ट में खारिज हो जाएगा। और अगर जेएमएम या बीजेपी 1932 के इतने ही बड़े समर्थक हैं, तो जब वर्ष 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जल संसाधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को आधार बनाते हुए 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू की और 72% आरक्षण का प्रावधान लागू किया, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, तो ये दल या इनकी सरकारों ने या इनके नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं की? अब इस बयान के लिए भले ही खतियान समर्थक लोग सरयू राय को भला बुरा कहते हैं, बाहरी बताते हैं, अपशब्द भी कहते हैं, लेकिन उनके आलोचकों या विरोधियों को कम से कम सरयू राय की इस बात के लिए सराहना करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने अपना स्टैंड साफ कर दिया है, उन्होंने नकाब लगा कर नहीं रखा है। वे बाकी लोगों की तरह मुंह में राम और बगल में छुरी वाली नीति पर नहीं चल रहे हैं। तो मैंने अलग अलग दलों के जितने लोगों के नाम पहले इस वीडियो में गिनाए, इनमें से ज्यादातर लोग 1932 का सिर्फ जुबानी समर्थन कर रहे हैं। दिल से इनमें से कोई नहीं चाहता कि 1932 लागू हो, और इसलिए सरकार किसी की भी बनती रही झारखंड में, नीतियां हरदम ऐसी बनाई जाती रही हैं जो कोर्ट में जाकर खारिज हो जाएं, जिन पर राजभवन सवाल उठा दे, और फिर समर्थकों को लगे कि सरकार तो चाहती है ऐसा लागू करना, लेकिन विपक्षी दल कोर्ट का सहारा लेकर ऐसा होने नहीं दे रहे हैं। यह नैरेटिव केवल बनाने की कोशिश होती है। 2021 की नियोजन नीति और 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता का हश्र देखने के बाद यह बात तो सबको समझ में भी आ जानी चाहिए कि असल में इसके पीछे चल क्या रहा है। सरयू राय खरी खरी बात बोलकर खतियानियों को भले ही नाराज कर दें, उन्हें वे दुश्मन की तरह दिखाई दें, लेकिन वे उन लाखों गैर खतियानधारियों को आवाज दे रहे हैं जिनके लिए आज कोई झारखंड में बोल नहीं रहा है। इसलिए सरयू राय नहीं बल्कि झारखंडियों के हितैषी बनकर 1932 लागू करो चिल्लाने वाले और पर्दे के पीछे से 1932 को सैबोटाज करने वाले नेता झारखंडियों के असली दुश्मन हैं। लोकतंत्र में हर विचार के लिए स्थान है, और इसलिए अलग अलग दल हैं और अपनी अलग अलग प्राथमिकताएं हैं। जो लोग 1932 के समर्थक हैं वे भी, और जो लोग ये मानते हैं कि 1932 लागू होने से लंबे समय से यहाँ रह रहे लोग अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे, उन्हें भी, यानी दोनों पक्षों को खुलकर सामने आना चाहिए, ताकि जब आप चुनाव के मैदान में उतरें तो जनता आपका असली चेहरा देख सके। ये नहीं कि दिल आपका कुछ और कहता हो और जुबान कुछ और बोलती हो। यह भी याद रखिए कि एक ही झूठ बार बार नहीं चलता। जनता एक दिन आपको पहचान लेगी और आपकी दुकान पर ताला लग जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।